नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं ड्यू के एग्जामिनेशन ब्रांच में। और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। सर, एक बहुत बड़ा सवाल जो है आज का ये है वो एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किए जाने को लेकर। कहा जा रहा है कि एक स्पेनिश का पेपर था बीए प्रोग्राम में, वो पोस्टपोन कर दिया गया है और कुछ और आने वाले दिनों में पेपर के पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। ये क्या सच्चाई है सर? आपके माध्यम से मैं सब विद्यार्थी जो मई जून 2024 का एग्ज़ाम, चाहे वो रेगुलर या एसओएल या एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, उनको बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम हमने पोस्टपोन या नहीं बदला है आज के दिन में। एक स्पेनिश के पेपर में अगर कुछ कॉलेज से रिक्वायरमेंट आई थी कि बीए प्रोग्राम में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट और स्पेनिश ले रखा है, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे को, जो हमारी टेंटेटिव डेट शीट थी जो 2 महीने से ज़्यादा वेबसाइट पे अवेलेबल थी, और हमारी कंफर्म डेट शीट भी काफ़ी दिन तक अवेलेबल थी, तब तक हमें ये नहीं बताया गया कि उस बच्चे के बीए प्रोग्राम में दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन पढ़ रहे हैं। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए अल्फ़ाबेटिकली एडवर्टाइजमेंट, जो कि कॉमर्स विभाग का पेपर है, और स्पेनिश, उसको अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि वो कॉमर्स का पेपर पहले दिन देगा, स्पेनिश का पेपर अगले दिन देगा, जो कि बीए प्रोग्राम के बाकी सारे पेपरों में होता है। उसकी एक क्लैरिफिकेशन दी गई है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है कि क्योंकि बीए प्रोग्राम में बच्चे को 2 डिसिप्लिन लेने होते हैं, एक दिन एक डिसिप्लिन, दूसरे दिन दूसरा डिसिप्लिन, और कुछ डिसिप्लिन एक ही दिन होते हैं। स्पेनिश शायद एक ही दिन के लिए रखा गया था, लेकिन ये कम्बिनेशन ऐसा था जो पिछले साल नहीं था, इस साल हुआ, और कॉलेज ने हमें बहुत लेट बताया, तो इसलिए वो हमने क्लैरिफिकेशन दे दी कि बच्चा पहले दिन कॉमर्स का एडवर्टाइजमेंट का पेपर लेगा और दूसरे दिन वो स्पेनिश का लेगा। डेट शीट में कोई चेंज नहीं है, कोई पोस्टपोन और किसी भी दिन कोई एग्ज़ाम रद्द नहीं हो रहे हैं। यानी कि जो एसओएल का बीए प्रोग्राम का पहला एग्जाम संडे 26 को है, वो बिल्कुल अपने निर्धारित शेड्यूल, बिल्कुल अपने निर्धारित। मैंने कहा जी कि एसओएल क्या, कोई भी एग्ज़ाम, ये एक ऐसी प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का कि नॉर्मली जब हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं और किसी वजह से कोई छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है, तो भी हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय का ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि हम ये कहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम उसी शेड्यूल से रहेगा, बाकी सारे काम के लिए यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय बंद होंगे, लेकिन एग्ज़ाम वुड हैपन एज पर एज दी शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंस। एक सर सवाल स्टूडेंट का है, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का, ये खासतौर पर एसओएल वाले स्टूडेंट्स हैं। इनका कहना है कि इनका हॉल टिकट नहीं आया है। देखिए, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि हमारा बहुत लिमिटेड रोल होता है एसओएल का, लेकिन ये नहीं है कि हम एसओएल के साथ मिलके नहीं करते। एसओएल बच्चों के एडमिट कार्ड विद प्रॉपर डेट शीट ऑन देयर एडमिट कार्ड, वो खुद एग्ज़ाम से पहले बच्चों के डैशबोर्ड पे अपलोड करते हैं। उसके लिए मुझे लगता है डायरेक्टर कोल या प्रिंसिपल एसओएल वुड बी द राइट पर्सन टू गिव द डिटेल आंसर। एक चीज़ और भी सर, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं पेपर दे रहे हैं कि उनका कहना है कि इस बार पेपर्स में गैप बहुत कम रखा गया है डेज में। देखिए, जो मेरी सोच ये कहती है कि आने वाले वक्त में ये डेज और जो शेड्यूल होगा वो बहुत टाइट होगा। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो आपके रिज़ल्ट भी बहुत आगे हो जाएंगे। टीचर्स को सेमेस्टर सिस्टम में, एनुअल से सेमेस्टर सिस्टम आने में, और जो एग्ज़ाम एक बार होता था वो 2 बार होते हैं, तो इवैल्यूएशन का प्रोसेस भी डबल हो गया। जो पेपर पहले सीबीसीएस में 4 से 5 होते थे, वो एनईपी में 7 हो गए, तो नंबर ऑफ़ डेज़ और नंबर ऑफ़ वर्क बढ़ गया। और अगर हम उस स्केल पे नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ा देंगे एग्ज़ाम देने में, तो आप मानिए कि रिज़ल्ट बहुत लेट आएंगे। एग्ज़ाम अब जो करा रहा है एग्ज़ामिनेशन ब्रांच और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेजेस और टीचर सब मिलके ये चाहते हैं कि बच्चों का एग्ज़ाम जल्दी हो जाए और उनका रिज़ल्ट भी टाइम से मिल जाए। अगर हम डेट्स बढ़ाएंगे, गैप करेंगे, तो आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम है वो और आगे चले जाएंगे और उसकी वजह से रिज़ल्ट भी हमारे बहुत लेट हो जाएंगे।
एक सवाल सर, एक स्टूडेंट का है कि वो इंटरनल असेसमेंट को लेकर है कि अगर हम इंटरनल में फेल हो जाते हैं और अगले सेमेस्टर में पेपर देते हैं तो क्या हम दोबारा फेल हो जाएंगे? देखिए, क्योंकि तब तो हम एक्सटर्नल एग्जाम देंगे, इंटरनल नहीं। देखिए ऐसा है कि इस आंसर के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अगर वो बच्चा 6 सेमेस्टर का है और CBCS LOCF का विद्यार्थी है तो उसके पास ये प्रोविज़न नहीं था कि अगर इसने एक बार IA दे दी तो वो उसको बदल नहीं सकता। लेकिन NEP में प्रोविज़न है, लेकिन उस प्रोविज़न को समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। वो ये कहता है प्रोविज़न कि आप अपना IA बदल सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन उसके लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब रजिस्टर्ड होने का मतलब भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको वापस उस क्लास में जाना पड़ेगा। अभी तक हमारे सिस्टम में एक वक्त में एक बच्चा एक ही क्लास का विद्यार्थी हो सकता है। अगर वो पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर का विद्यार्थी है तो अगर उसका कोई पेपर बचा हुआ था पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का तो वो दे देगा, लेकिन इस वक्त वो अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की पार्ट 1 की IA को भी इम्प्रूव करना चाहता है तो उसको उस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उस कोर्स को अटेंड करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है कि उस वक्त उसकी क्लासें थर्ड सेमेस्टर की भी चल रही हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की भी चल रही हैं। ये प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न को वो किस तरह से कॉलेज या बच्चा अपनाता है और उसको यूज़ करता है, ये कॉलेज के द्वारा ही प्रॉपर आंसर दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, आज के दिन में NEP में प्रोविज़न है, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी और उसको वो क्लासें अटेंड करनी पड़ेंगी। और अगर उसकी क्लासें उस वक्त में उसकी दूसरी क्लासें भी हैं तो ये अपने आप में उसको एक कम्प्लेक्स सिचुएशन को देखना पड़ेगा और कॉलेज उसके लिए एक उपयुक्त डिसीज़न लेगा या ले सकेगा, ये उसके लिए मुझे लगता है हर प्रचार्य को सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, NEP में प्रोविज़न है। लेकिन मान लीजिए कि बच्चा चाहे वो NEP का या CBCS का है, वो IA नहीं बदलता, बहुत मुश्किल नहीं है कि वो सिर्फ नेक्स्ट टाइम थ्योरी का एंड टर्म एग्ज़ाम दे के भी वो उसको पास कर सकता है। थोड़ी सी और मेहनत करेगा तो उसको वो पास कर सकता है बिना IA के भी। IA को अलग से पास करना आवश्यक नहीं है, नाइदर CBCS में, CBCS LOCF में या NEP में, दोनों को मिला के पास होना है और यहाँ तो ट्यूटोरियल को भी मिला के पास होना है। सर, सेकंड सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी जो मार्कशीट है उसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं, वो क्या करें? एप्लीकेशन दे दे के थक गए हैं वो। नहीं, देखिए सेकंड सेमेस्टर का मतलब है कि IA के मार्क्स शो करने का मतलब है IA के मार्क्स हम उसमें शो नहीं करते हैं, ठीक है जी। इसीलिए हमने जब ये प्रोविज़न आया इंटरनल असेसमेंट का, जब ये ऑर्डिनेंस बना, ये एनुअल मोड से ही शुरू हो गया था। उसी ऑर्डिनेंस का ये पार्ट है कि बच्चे को ये बताया जाए कि ये उसकी IA है और वो IA हम दिल्ली विश्वविद्यालय को भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ ग्रेड होते हैं, ग्रेड में आपके कितने मार्क्स आए वो आपके एंड टर्म एग्ज़ाम में जुड़ गए और उसके बाद में ग्रेड बच गए तो उसको नहीं पता लगेगा। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने उसको हमें भेजा है तो वो उसको बताना आवश्यक है और वो मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से प्रिंसिपल जो इसका चेयरपर्सन है और एक मेंबर उसका कन्वीनर होता है, ये उनकी और उस कमेटी की पूरी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को बताए। और हम तो ये भी कहते हैं कि आप हर बच्चे से अपनी IA साइन करवाइए। ये साइन फिजिकल भी हो सकता है, कुछ कॉलेजेस में इलेक्ट्रॉनिक वे से भी वो साइन कराते हैं, प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि स्टूडेंट इज़ अवेयर कि उसकी क्या IA दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजी गई है। एक सवाल सर जो है वो ABC पोर्टल से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स का कहना है कि 2023 के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्रेडिट स्कोर 0 दिखा रहा है पोर्टल पे, तो क्या सर ये अपडेट नहीं हुआ अभी तक? देखिए, मैं इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा क्योंकि 23 के सारे बच्चों के ABC बने हैं या नहीं बने हैं, इस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जितना मुझे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस बच्चे ने भी NEP में अपना एडमिशन लिया, उसका हमने जो पहले सेमेस्टर का फॉर्म है वो तब बच्चे को
अलाउ किया अपना भरना, जब तक कि उसने ABC के अपना ID ना बना लिया हो। तो ये हो सकता है कि 23 जो पास आउट बच्चे हैं उनके कुछ के ABC बने हैं कि नहीं बने हैं, गलत तो नहीं बने हैं। तो ये अपने आप में जब तक कि कोई इंडिविजुअल केस ना देखूं तो बताऊं। लेकिन हाँ, NEP में हमने शुरू से ही 2022 वालों के जो से लेके 2023 में जिनका एडमिशन हुआ उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये कंपलसरी कर दिया कि वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना तभी शुरू कर पाएंगे जब तक कि उनका उससे पहले ABC अकाउंट नहीं बन जाता। सर, जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट आए थे उसमें बड़े पैमाने पर जो है वो एब्सेंटिज्म के भी केस थे अलग अलग कॉलेजेस के, तो वो सर अब कितने % ठीक हो गए हैं? देखिए, काफ़ी ठीक हो गए, लेकिन मैं अब ये कहूँ कि कुछ गलती हमारी थी, कुछ इधर की थी, कुछ उधर की थी। उन गलतियों को हमने जहाँ जिस सोर्स की वजह से वो गलतियाँ हुई थी उनको बता दिया, कॉलेजेस को बता दिया और भी जगह बता दिया, ताकि आने वाले इस एग्ज़ाम में वो गलतियाँ हम रिपीट ना करें और स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। यही सवाल सर सोल के स्टूडेंट्स का भी है कि उनकी मार्कशीट कब ठीक होगी? नहीं, मैंने आपको बताया कि उनकी बल्क में मार्कशीट ठीक हुई है, उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि SOL की बल्क में मार्कशीट हुई है। और इस बार तो हमारा प्रोसेस ये होगा कि हम अभी तक तो वैसे उन्होंने हमें IA और ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल के असेसमेंट नहीं भेजी है, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा सा हमने सिस्टम में पर्टिकुलरली SOL के विद्यार्थियों के लिए किया है, ताकि वो प्रॉब्लम हमें पहले पता लग जाए। रिज़ल्ट निकलने में जब पता लगती है तो फिर हमारे को होता है कि चलो रिज़ल्ट निकाल दो, 90% बच्चों का निकाल दो, लेकिन हाँ हम पहले ही कोशिश करेंगे इस बार कि वो प्रॉब्लम हम रिज़ल्ट निकालने से बहुत पहले ही उस डेटा को देख के और सॉर्ट आउट कर सकें। एक सवाल सर, एक स्टूडेंट ने पूछा है, शायद ऐसे और भी होंगे, उनका ये कहना है कि पहले मेरा सेंटर जो है वो ESOL के स्टूडेंट है, कोई और कॉलेज दिया गया था, अब सेंटर कुछ और है, तो क्या ऐसा चेंज कर सकता है एग्जाम ब्रांच? मुझे नहीं, एग्ज़ाम ब्रांच मैंने आपको पहले भी कहा था, एग्ज़ाम ब्रांच SOL के एडमिट कार्ड जनरेट नहीं करता है, SOL करता है। एग्ज़ामिनेशन उसमें इन्वॉल्व होता है कि जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट महाविद्यालय हैं उनको हम अपना सेंटर बनाते हैं, और यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ भी हम सेंटर बनाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि किसी डिपार्टमेंट या किसी कॉलेज ने एंड मूवमेंट में बैकआउट नहीं किया, तो उस वजह से तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ सेंटर बदले होंगे। बाकी SOL वुड बी द राइट प्लेस टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर छात्रों के सवालों को जवाब देने के लिए। नमस्कार जी।